नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज के कार्यक्रम में जुबली पोस्ट के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कोरोना का काल है जिसमें बहुत सारे लोग कई सारे मिथ से जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें ठीक तरीके से समाधान नहीं मिल पा रहा है, वो दुविधा में है। तो ऐसे में आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक एस्ट्रो साइंटिस्ट पंडित राजेश तिवारी जी को आज के कार्यक्रम में हमारे सवालों का जवाब चिकित्सा और ज्योतिष के समन्वय से देने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं। पंडित राजेश तिवारी जी का आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम कोविड-19 का सामना ज्योतिष के आधार पर कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा पहला सवाल है आपसे, हम ज्योतिष में संक्रमण को कैसे देखते हैं, किस चीज से किस ग्रह से जोड़ते हैं? और संक्रमण भी मेडिकल कहता है कि संक्रमण कई तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो ये विशेष रूप से जो विषाणु जनित है संक्रमण, इसको हम ज्योतिष के आईने में कैसे देखते हैं? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारे लोग जो है ये पूछते रहते हैं, लेकिन एक सार्वजनिक और इतने लोकप्रिय जो है जुबली पोस्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक जाएंगे, उनकी शंकाएं दूर होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी भी मनुष्य के शरीर में रोग कैसे प्रवेश करता है, इसके माध्यम कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो है बहुत सारे रोगों के विषय में बात करेंगे तो वार्ता लंबी हो जाएगी। हम कोरोना पे ही जो है वो फोकस करते हैं। तो जैसा कि विज्ञान हो गया, चिकित्सक हो गए, सभी लोग ये मानते हैं कि जो वायरस हमारे शरीर में इसका आ सकता है, वो हमारे नाक से, हमारे मुख से, हमारे कान से, हमारे आंख से जो है वो आ सकता है। यदि अब हम भारतीय ज्योतिष की बात करें तो भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक प्रकार के वायरस का शरीर में आना, मार्ग उसका कोई भी हो, हम हर क्षण भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस से, वैसे भी कोरोना के अगर अतिरिक्त भी हम देखें तो प्रत्येक क्षण हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वायरस से जूझते रहते हैं। परंतु वायरस हमको प्रभावित कर पाए, यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय ज्योतिष ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम भारतीय ज्योतिष में कई ग्रहों से देखते हैं, जैसे लग्नाधिपति शरीर के मालिक का मौलिक मजबूत होना आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। परंतु लग्नाधिपति के अतिरिक्त आपका तृतीय भाव, जिसे पराक्रम का भाग कहा जाता है, छठा भाव जिसे रोग और शत्रु का भाव कहा जाता है, और एकादश भाव जिसे विजय का भाव कहा जाता है, ये चार महत्वपूर्ण भाव हैं। ये अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जन्मांक के 12 जो होरोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, उस पे ये चार पैरामीटर आपके, इन चार पैरामीटर पे आपके बर्थ चार्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने की क्या है। जितना अधिक ये पैरामीटर्स आपके, माने इन पैरामीटर पे ग्रहों की स्थिति, ग्रहों से बनने वाले भिन्न भिन्न योग जितनी मजबूत अवस्था में होंगे, उतने ही आपके शरीर की इम्यूनिटी कही जाएगी, या आप उसे प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा गुरुजी कि जब जन्म के समय ही कुंडली के आधार पर यह बात सुनिश्चित हो जाती है। जी, में क्या आजीवन वैसी ही इम्यूनिटी रहती है या समय समय पे बदलती भी है ज्योतिष के अनुसार? नहीं डॉक्टर साहब, हर क्षण बदलती है। इसमें जो परिवर्तन होता है उसे आप पहले दो रूपों में आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्मकालिक अवस्था में
प्रत्येक ग्रह के जो तत्व आपके शरीर में हैं, उस तत्व की उपस्थिति संबंधित ग्रह से पैदा होने वाले विकारों से लड़ने की क्षमता आपकी पैदा करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि सूर्य नामक ग्रह दुर्बल है, या शनि नामक ग्रह दुर्बल है, या चंद्रमा नामक ग्रह दुर्बल है, कोई भी ग्रह ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वह यदि जन्म के समय दुर्बल है, मान लीजिए चंद्रमा किसी का दुर्बल है, तो आम ये सभी लोग जानते हैं कि यदि चंद्रमा जन्मकालिक दुर्बल हो तो व्यक्ति को सर्दी जुकाम अर्थात जो चेंज ऑफ वेदर है उसके इंपैक्ट बहुत जल्दी पड़ने लगते हैं। लेकिन हर क्षण हो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपने एक निश्चित ऑर्बिट में एक निश्चित ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए आपने जन्म लिया, चंद्रमा उस समय नीच का है, तो निश्चित रूप से जन्मकालिक चंद्र तत्वों की कमी आपके शरीर में है। परंतु यदि गोचर में चंद्रमा नामक ग्रह उच्च अवस्था में है, या चंद्रमा के कारण अन्य बनने वाले योग बेहतर स्थिति में है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, या सुबग्र के प्रभाव में है, शुभ कर्तरी योग में है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जन्म के बाद की स्थितियां, ठीक है, वो बेहतर होंगी। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जन्मकालिक जो आपकी ग्रही स्थिति है वह आपके जन्म लेते समय शरीर में उपस्थित भिन्न भिन्न ग्रहों के ऊर्जा स्तर को निरूपित करती है, परंतु उनका संचालन समय समय पर ग्रहीय गोचर के अनुसार होता है। इसमें भी डॉक्टर साहब हम आपको दो बातें स्पष्ट कर दें। पहली चीज कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं। भारतीय ज्योतिष ये कहती है कि किसी कोई भी व्यक्ति जो बीमार पड़ता है वो दो प्रकार से पड़ता है, दो प्रकार के रोग होते हैं। एक को कहा जाता है एक्टिव डिजीज, ठीक है, दूसरे को कहा जाता है इनहेरेंट डिजीज। तो पहले एक्टिव डिजीज, जैसे कोरोना जो है वो जन्मकालिक रोग लेके आप नहीं पैदा हुए हैं, ये एक्टिव डिजीज में आता है, ठीक है। वायरस पैदा हुआ, आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है, आप जो के रहन सहन ठीक नहीं है, आपने प्रिकॉशन नहीं ठीक से लिया, तो आपको संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन जो इनहेरेंट डिजीजेज हैं, जो पहला सवाल आपने किया था जन्म के समय, तो जन्मकालिक जो ग्रह आपके जित मात्रा में है एक निश्चित अनुपात में ही वो बढ़ या घट सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जन्मकालिक चंद्रमा मंगल या कोई भी ग्रह यदि दुर्बलावस्था में हो तो संसार के किसी भी उपाय से उसको उच्चस्त बल प्रदान नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय ज्योतिष अवश्य ये कहती है कि अवश्य भोक्तव्य प्रारब्ध, यानी प्रारब्ध जनित जो रोग है उसका भोग प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। परंतु 90% हम बीमार एक्टिव डिजीजेस के ही कारण होते हैं, जो डे टू डे के जीवन में खान पीन, वायरस या अन्य विसंगतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसा हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी ठीक वैसी ही है जो जन्मकालिक, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जन्मकालिक ग्रहों की जैसी स्थिति है जो आजीवन जिसका असर पड़ना है, लेकिन समय समय पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग अलग तरह के एक्सपोजर से बढ़ाई जा सकती है। जैसे जब बच्चा पहली बार किसी धूल के कणों से एक्सपोज नहीं होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती, ये ठीक वैसी ही बात है और इसकी पूरी तरह से वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। मैं इसी क्रम में पूछना चाहूंगा कि जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा कि किट की उपस्थिति कितनी है, लोग कितनी दयनीय स्थिति से जूझ रहे हैं, किसी को पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, कुछ लोग आर्थिक स्थिति से मजबूर हैं। तो ऐसे में किट जिससे हम लोग नापते हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडी इन दो पैरामीटर्स पे नापती है कि कोरोना है या कोरोना नहीं है। तो क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि बगैर ब्लड का सैंपल लिए एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट किए हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं बिना व्यक्ति को सामने लाए कि अमुक व्यक्ति को कोरोना होने की संभावना है, वो भी कितने प्रतिशत? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बता सकते हैं। और देखिए, जैसे आप डॉक्टर साहब ये तो बात स्वीकार करेंगे
कि आज की डेट में कोरोना के टेस्ट के लिए कोई भी साइंस जो है वह पूर्णतया अपने को जो है वो विजयी अवस्था में डिक्लेयर नहीं कर सकती। आज कोई भी टेस्ट करता है, अभी आज शाम को टेस्ट हुआ कि कोरोना निगेटिव हो गया और सुबह टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव हो गया, या ठीक इसका रिवर्स भी कई उदाहरण देखे गए। ठीक है, परंतु भारतीय ज्योतिष में जैसा कि आपको शायद संज्ञान होगा कि ज्योतिष भवन के द्वारा हम पूरे एक समूह में, एक टीम वर्क में बड़े लंबे जो है वो अनुसंधान के बाद हम ये बताने की अवस्था में आ गए हैं, और इसका हमने सॉफ्टवेयर भी कोरोना रक्षा कवच नाम से जो है वो जन कल्याण के लिए समर्पित भी किया है, जो न केवल निःशुल्क है बल्कि किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति का एक पैसा भी खर्च नहीं है उसमें। इसमें क्या है डॉक्टर साहब कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय जन्मकालिक उसके ग्रह के स्थिति के अनुसार हम संबंधित ग्रहों की ऊर्जा उसके शरीर में कितनी है इसका हम मूल्यांकन करते हैं, पहली चीज। और भारतीय ज्योतिष के द्वारा निर्धारित जो 17th मेजर स्केल है हम उससे पास आउट करते हैं, और पास आउट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति की इम्यूनिटी क्या है, पहली चीज कि इस व्यक्ति की क्या इम्यूनिटी है। दूसरी चीज हम उसके प्रोग्नोस्टिक रेट को भी देखते हैं कि अगर संजोग से व्यक्ति बीमार पड़ गया तो क्या ये बाहर आ सकता है या नहीं। ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको घर बैठे निःशुल्क ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता क्या है, पहली चीज। दूसरा, जैसा कि मैंने पीछे आपसे जिक्र किया तो हमने आपको ये बताया कि कोरोना के आने का या हम लोगों के संक्रमित होने के 4 मार्ग हैं। इसको नाक, कान, मुख और आंख से, इसके लिए हमने एक ब्रीथिंग स्केल जो है 13th जो है ब्रीथिंग स्केल का इस्तेमाल किया एस्ट्रोलॉजिकली, और उसमें आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है या नहीं है, ये आप अभी एक तरफ रखिए। यदि कोई व्यक्ति स्नोफिलिक है, कोई व्यक्ति दमा का मरीज है, चलने में हांफता है, चलने में हांफता है, तो भी वो आपको बता देगा कि आपका ब्रीदिंग स्केल जो है वो गड़बड़ है, यानी आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी में कहीं ना कहीं सेंसिटिवनेस है। फिर तीसरे में हम कंप्लीट श्वसन की प्रक्रिया यानी लंग्स की जांच करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि आपके लंग्स की फंक्शनिंग क्या है, और इसको हम 0 से 25% के स्केल पे जो है वो सेंसिटिव मानते हैं, 26 से 50% पे हम नॉर्मल मानते हैं, 51 से 75% पे हम गुड मानते हैं, और 76 से 100 पे हम एक्सीलेंट मानते हैं। तो अगर इन तीनों ही पैरामीटर पे, ठीक है, हमारी जांच जो प्रक्रिया है उस पे आपके अंक जो आए, फिर लास्टली हम जो है एक डेफिनेट एनर्जी एब्जॉर्प्शन और आपके बॉडी का जो है जो इम्यूनिटी से लेके और आपके लंग्स तक की जो स्ट्रेंथ आती है, तो एक सर्टेन फार्मूला के अंतर्गत हम ये निकालते हैं कि आपकी कोविड-19 या कोरोना के प्रति सेंसिटिविटी क्या है। अब डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट का और समय लूंगा, इसका यूज हम बता दें। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना के प्रति मान लीजिए ही इज गेटिंग एक्सीलेंट मार्क, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति ये गलतफहमी पाल ले कि उसको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, मैं जैसे मान लीजिए कि फाइनल कोरोना कोविड के स्केल पे अगर आपके मार्क मान लीजिए 35% आ गए, सेंसिटिविटी आपकी नहीं है, यू आर इन नॉर्मल कंडीशन, तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। ये अनुभव में हमने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर कोरोना संक्रमित करता है तो सिंस इम्यूनिटी टू लंग्स की उसके 5% जो है वो मार्क्स को वो ओवरकम करता है, मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है इसका कि अगर किसी का 35% है तो तात्पर्य यह है कि लगभग 2% से भी अगर कांटेक्ट में उसके आए तो उसके डिजीज होने की गुंजाइश कम है,
लेकिन अगर तीसरा पेशेंट आएगा तो निश्चित रूप से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसकी संभावना कई है। पंडित जी जो हमारे जी दर्शकों के हैं, कुछ ने जी पूछा जी है जो भारत के बाहर भी रहते हैं, उनका कहना है कि क्या ये नियम जर्मनी जैसे और यूरोप जैसे अन्य देशों में भी लागू होता है, यूरोप, यूके, यूएस? निश्चित रूप से क्योंकि डॉक्टर जन्म साहब। स्थान उनका बदल रहा है, तो बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं कि जन्म स्थान बदला हुआ है, तो जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, क्या वहाँ के लोगों, वहाँ के निवासियों और वहाँ पैदा होने वाले लोगों के लिए भी गणना सही करता है, वहाँ भी लागू होता है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ज्योतिष के नियम जो है वो यूनिवर्सल जी है। जैसे जी। भारत के लिए कुंडली बनाई जाएगी, वैसे जर्मनी के लिए, अमेरिका के लिए बनाई जाएगी। अच्छा। अमेरिका में पैदा हुआ व्यक्ति भी ग्रहों से प्रभावित होगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ व्यक्ति भी ग्रहों से प्रभावित होगा। गणना में अंतर जरूर आता है। तो इस सॉफ्टवेयर में इस बारीकी का हमने विशेष ध्यान रखा है कि सेकंडों में भी गलती ना होने पाए, और चूंकि कहीं भी कोई लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड चूंकि जी लॉन्गिट्यूड और जी लैटिट्यूड बदल जाता है, इसलिए बिल्कुल डॉक्टर ऐसा साहब। शायद सवाल था। ये जी कुछ लोगों का पूछना है, जैसा कि जिज्ञासा है कि पंडित जी ये कोरोना कवच हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसका नहीं, जवाब क्या है? बिल्कुल ये बहुत अच्छी जो है, जिन सज्जन ने भी पूछा है, ये बहुत ही जी अच्छा सवाल है। आपको कहीं नहीं जाना है। हमने अपने जीवन के 30 दशक के अनुभव को जो है, अनुसंधान के अनुभव को इसमें लगाया है, और ये संपूर्ण समाज के लिए फ्री है। एक पैसे का डाटा भी आपको नहीं खर्च करना है। आप सीधे ज्योतिषभवन.com पे चले जाइए और मेनू में जाएंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो कोविड-19 जो है का ऑप्शन आएगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो वेलकम पेज पे आपको कोविड-19 एस्ट्रो टेस्ट मिलेगा। उसमें आप चले जाइए और सीधे क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बर्थ प्लेस भरना है, जो जानकारी वहां मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद वो आपको रिपोर्ट देगा और भी निःशुल्क आपको 20 सेकंड में रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, यह देखिए, इस रिपोर्ट का जिस सज्जन ने भी पूछा है वो ये जानना है, ये रिपोर्ट आपको सावधान करने के लिए है, आपके आज की वस्तुस्थिति के लिए है कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है, आपका ब्रीथ लेवल क्या है, आपके लंग्स का लेवल क्या है, कोविड के प्रति आपकी सेंसिटिविटी क्या है। और अगर सेंसिटिव आते हैं आप, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेंसिटिव मीन्स यू शुड टेक प्रॉपर केयर, आप केयरफुल रहिए। और नीचे दवा भी एक सवाल और उठ जाता है पंडित जी, यहाँ पे एक सवाल की जब हम लंग्स की बात करते हैं और उसकी कैपेसिटी चेक करने की बात करते हैं, तो या तो हम लोग यूजुअली पीक फ्लो मीटर का प्रयोग करते हैं, या तो रोगी को कहते हैं कि तेजी से सांस फूकें, या पल्स ऑक्सीमीटर जैसे यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सॉफ्टवेयर के जो पैमाने हैं, क्या रिपोर्टिंग में कितनी प्रामाणिकता है, कि हमें कितनी डिस्क्रिपेंसी मिलेगी? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो एक लंबे समय तक उसका ट्रायल चलता है, जैसे कि एक दवा बनती है या जैसे ही कोई यंत्र बनता है, तो एक लंबे समय तक ट्रायल चलता है। तो जानना चाहूंगा कि ये कितना प्रामाणिक है, कितने लोगों पे ट्रायल हो चुका है और कितना रिजल्ट एक्यूरेट आया है? जी डॉक्टर साहब, इसमें बहुत, जैसे मान लीजिए पहला सवाल का आपका जवाब दे दें कि जी लंग्स के पावर को बढ़ाने के लिए या मेजर करने के लिए जो आप यूज करते हैं, वो मेडिकल साइंस के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल स्केल जो लंग्स की है वो आपकी कंप्लीट पावर की पिक्चर रिप्रेजेंट कर देगी। दुनिया के किसी भी लैब में आप टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अननोन की तरह चेक करिए, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो बना नहीं है, ये तो सबके लिए सर्वसुलभ है। ठीक है, आप तो ये जान के और देख के इसके रिजल्ट्स आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी 65% है, परंतु उसकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी सेंसिटिव है। और आप जब इंक्वायर करेंगे तो उस व्यक्ति बताएगा कि नहीं, मैं लंबे समय से सिगरेट का प्रयोग करता हूँ, मैं लंबे समय से जो है, मुझे जो है वो क्या कहते हैं ईएनटी प्रॉब्लम, मैं लंबे समय से जो है वो ब्रीदिंग के प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। रहा सवाल, इसको आपने मतलब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी आपने बात किया है ना? जी
एक सज्जन का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी लिया जाए। आ गया तो मैं उसका जवाब दे दूं। वो उनके मन में जो है बड़े प्रकार के जो है नाना प्रकार की चीजें आई, हालांकि उन्होंने हमारे जवाब ध्यान से नहीं सुना। उनका सवाल ये है कि अगर होना या न होना कुंडली के हिसाब से तय है तो क्या उपायों का करने का कोई मतलब है? बहुत तो ही अच्छा सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा। और जो उनका वो आ रहा है उसमें लग रहा है कि अभी बहुत मैच्योर नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी उनको जवाब दिया जाए। पहला, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक जो जन्मकालिक आप लेके पैदा हुए हैं जिसे इनहेरेंट डिजीज कहा जाता है, उसको परिवर्तन करने के लिए जो है वो इस धरा पर शायद ही जो है भारतीय ज्योतिष नहीं कहती है कि प्रारब्ध जनित दोषों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्टिव डिजीज होती हैं, जो 90% डिजीजेज जो है वो हमारी एक्टिव हैं, जो हमारे खान पीन से, भिन्न भिन्न प्रकार के विषाणुओं से या अन्य जो है पॉल्यूशन से पैदा होती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 महीने एक अत्यंत स्मोकी एरिया में रख दीजिए तो निश्चित रूप से उसके लंग्स पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप मेडिकल साइंस से प्रूव करा लीजिए, कहीं भी प्रभाव पड़ेगा, उसके वातावरण का तो प्रभाव पड़ेगा। अब इसको आप ये कहें कि ये परमात्मा ने ही हमको वहां रहने के लिए भेज दिया था, भगवान ही जिला रहा था, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो अब इसका तो ये कुतर्क है, इस पे तो नहीं किया जा सकता। परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया, परमात्मा ने आपको विवेक दिया, परमात्मा आपको कार्य करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए नाना प्रकार के शास्त्र दिए। भाई भारतीय ज्योतिष किस लिए आपको दी? भारतीय ज्योतिष से अध्यात्म निकला, भारतीय ज्योतिष से ही जो है वो आयुर्वेद निकला, भारतीय ज्योतिष से ही सारे प्रकार की चीजें ये निर्धारित की जाती हैं कि भाई पहले के जो है, मैं आपको डॉक्टर साहब एक इनको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एलोपैथ के फादर हैं, एलोपैथ के का फादर कहा जाता है हिपोक्रेट्स साहब को, ठीक है। उन्होंने अपने उसमें लिखा कि ए फिजिशियन कैनॉट एडमिनिस्ट्रेट द मेडिसिन विदाउट नोइंग एस्ट्रोलॉजी। मतलब कोई भी चिकित्सक जो है वो दवाइयों का सही निर्धारण नहीं कर सकता बिना ज्योतिष के। लेकिन अब ये हमारी शिक्षा या हमारे पूर्व की सरकारें कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए, कोई भी नाम दीजिए, भारतीय ज्योतिष को एक मतलब पिछड़ापन का प्रतीक मान के उसको उपेक्षित कर दिया गया, ठीक है। तो वो विषय पर आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जरूर जान लें कि निश्चित रूप से जो चीज होनी है वह होके रहेगी या वही होगी, तो फिर किसी भी विज्ञान की आवश्यकता, न डॉक्टर की जो जरूरत है, न ज्योतिषी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, न आपको हिलने की जरूरत है घर में से, न पढ़ने की जरूरत है। आप ये कहें नौकरी मेरे भाग्य में है तो मिलवे करेगी, हम पढ़े चाहे न पढ़े। अब ये इस तर्क का तो उत्तर आप हो सकते हैं। पंडित जी, दो सवाल जल्दी जल्दी लेना चाहेंगे क्योंकि हम बढ़ते हुए समय की तरफ अग्रसर हैं। पहला सवाल जो टेक्निकली हमें होता है, दिक्कत होती है कि एक टर्म आता है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि संक्रमित तो हो गया है कोई भी मरीज, लेकिन 2 से 14 दिन तक का जो टाइम पीरियड है उसमें कोई लक्षण उसके नहीं आ रहे हैं, जिससे कि उसको पता चल पाए कि हाँ उसे हुआ नहीं है या हुआ है या वो कैरियर है। तो ऐसे में टेस्ट की रिपोर्ट से हम कैसे सहायता ले सकते हैं जबकि वो एसिम्प्टोमेटिक है? और जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए यही अंतर है, जैसे क्या है एलोपैथ या कोई भी चीजें आप लक्षण पे जाते हैं, किसी आदमी को सर्दी हो रही है, किसी के गले में खराश है, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है, तो आपका शक जाता है और आप उसके कोरोना टेस्टिंग के लिए जो है वो प्रयास करते हैं, ठीक है जी। लेकिन भारतीय ज्योतिष जो है वह आपके बाह्य लक्षणों पर नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। वह यह तभी बताएगी निर्धारित, जैसे मान लीजिए कि हर खांसने वाले व्यक्ति का कोरोना जो है सुनिश्चित किया जाए, ऐसा नहीं है। हर आदमी जिसका सांस फूल रहा है, हर आदमी जो एलर्जेटिक है, छींक छाक रहा है, उसको आप कोरोना टेस्ट कराने के लिए भेज दें, ये भी जेन्युइन नहीं है। तो भारतीय ज्योतिष आपके शरीर के अंतः जो स्ट्रक्चर है
जैसे वह आपके एनर्जी जो लेवल है आपका या जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको थारोली एग्जामिन करती है कि जैसे आज क्या है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आपकी ये है, एंड व्हाट इज द फैक्चुअल एनर्जी आज की डेट की क्या है आपकी, ठीक है। तो उसी तरह पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये सोर्सेज हैं इसको ब्रीथिंग के स्केल में लिया गया, तो आज जब आप टेस्ट करेंगे अगर वो 25 के नीचे है या 25 तक है तो इट मींस यू आर सेंसिटिव, बियॉन्ड द डाउट यू आर सेंसिटिव, यू मे सफर बट यू आर सफरिंग और यू विल बी सफरिंग, यू विल सर्टेनली जो है सफर फ्रॉम दिस डिजीज, दिस इज नॉट गुड, ये नहीं कहा जा सकता। ये सावधानी के लिए है कि भाई आप तैयार होइए, ठीक है। आप देखिए कि आप सेंसिटिव हैं तो आप थोड़ा कम बाजार जाइए, बहुत जरूरी है तो आप जो है सावधानियां लेके जाइए, ठीक है। ये आपके बचाव के लिए, यहाँ विषय का महिमा मंडन नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि क्या है भाई, जिस चीज को आपको समझना है, जैसे किसी को राम के नाम में पार ब्रह्म परमेश्वर दिखाई देते हैं, किसी को सामान्य दिखाई देते हैं, तो उस पर तर्क नहीं किया जा सकता है ना। तो लेकिन भारतीय ज्योतिष जो काम करती है वो बाह्य लक्षणों पे काम नहीं करती है कि आपको सर्दी है तो आपको फला चीज है, बिल्कुल नहीं। वह अंतःकरण में जो आवश्यक तत्व है संतुलन के लिए, स्वस्थता के लिए, जब वो डिस्टर्ब होंगे तो वो लक्षण ये सॉफ्टवेयर बताएगा कि भैया आप सावधान हो जाइए। अभी तक आप थे, जैसे मान लीजिए आज आपकी इम्यूनिटी 60% है तो 5 दिन बाद 60% रहेगी, ऐसा नहीं है। वो अकॉर्डिंग गोचर एंड अकॉर्डिंग योर रनिंग पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी स्ट्रेंथ जो है दैट विल चेंज, वो परिवर्तित होता है। समय पे चेक करना चाहिए गुरुजी, कितने अमूमन बेसिकली डॉक्टर साहब अमूमन व्यवहारिक रूप से ये देखा जाता है, मैंने जो अपने अनुभव में देखा है, हालांकि चेंज तो ये हर क्षण होता है लेकिन हर क्षण की गणना कर पाना संभव नहीं, ठीक है। तो इसमें 2.5 दिन जो है 54 घंटे जब चंद्रमा के की ऑर्बिट बदलती है तब 2.5 दिन यानी, लेकिन हर व्यक्ति को एक बार कुछ लगना है नहीं, सिर्फ देखना भर है, तो 5 दिन में निश्चित रूप से एक बार अपने इन चारों स्केलों को देख लेना चाहिए और इसे देख के ठीक है तो आप देख ले, आप 100 बार तो व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, तो एक बार देखेंगे अपने स्वास्थ्य की सजगता के लिए है, नहीं इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि भाई कुछ जाता है आपका, तो आप सजगता, संसार सजगता से ज्यादा बच सकता है। कहा भी जाता है, आपके एलोपैथ में भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम बिल्कुल प्रिवेंशन, ठीक है, इसमें मेडिसिन कोई हम एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या फला हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, हम एस्ट्रोलॉजिकल लिमिटेशन पे ही काम करते हैं और उसी सीमाओं पे है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, ये इसी भावना से बनाया है। बायोएथिक्स में एक प्रोवर्ब आती है जो हम लोग को पहले सिखाई जाती है, प्रिमम नॉन नॉसेरे, यानी कि आप खुद भी सुरक्षित रहिए और किसी को असुरक्षा में न डालिए। सबसे पहले ये बायोएथिक्स में हम लोग को सिखाया जाता है कि आप खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए, ये आपका पहला कर्तव्य है, किसी को आप परेशान न करें और असुरक्षा में न डालें। आखिरी सवाल है कि 2 सवाल एक ही साथ हैं कि पहली बात कि ये कब खत्म होगा कोरोना, जैसा कि एक पूछा है दर्शक ने, और उसी के साथ पूछा है कि जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक हमारे जो ग्रह कमजोर है, जैसा कि चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया और जो आपने बताया, उनके लिए उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि हम सामंजस्य बिठा के जब तक समाप्त नहीं हो रहा है तब तक इसका हम सामना कर सकें। जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एक आपके सवाल पे आने के पहले एक सज्जन ने पूछा हमसे कि चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ठीक है जी, तो सबसे पहले उनको हम एक जवाब दे दें। देखिए ऐसा है, चंद्रमा को मजबूत करने की कोई एक दवा नहीं है कि आप फला काम करें तो चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आपके जन्मांग पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपका योगकारी अगर ग्रह है तो उसकी दवा दूसरी होगी। अगर चंद्रमा ही आपका अकारक ग्रह है, रोग का कारक है,
मारकता की श्रेणी में आ रहा है, पापाक्रांत है, तो उसकी दवा अलग कही जाएगी। लेकिन यहाँ आपके या जन कल्याण के लिए एक बात हम आपको जरूर बता दें कि संसार में एक ही उपाय है जो संतुलन प्रदान करता है, चाहे वो कारक चंद्रमा हो चाहे अकारक चंद्रमा हो, और उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र जपने से नकारात्मकता आपकी नहीं आएगी। चंद्रमा मारक है तो भी संतुलन को प्राप्त होगा, चंद्रमा हीन बली है तो भी बल को प्राप्त होगा। ऐसे में सर्वाधिक श्रेष्ठकर जो मंत्र है उसके लिए ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये आपके जो है अभी जो है वो दिखेगा आपको दर्शकों। आप इसको नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला पे 108 बार पढ़ें। और दूसरा, भौतिक रूप में हमेशा इस बात के लिए जरूर प्रयास करें कि तत्काल गर्म और तत्काल ठंडा वस्तुओं का प्रयोग कदापि न करें। ताप परिवर्तन जो है भारतीय ज्योतिष में, जैसे कि एक तरफ आप जैसे अग्नि तत्व को बलवान करें और दूसरी तरफ जल तत्व को बलवान करें तो परिश्रम व्यर्थ है। जैसे एक आप कोई टंकी ले लीजिए, उसमें पानी भरिए और नीचे से खोल दीजिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से कि कभी भी तापांतर जो होता है वह आप हमेशा अवॉइड किया करें। 80% आप देखेंगे अगर आप ठंडी और गर्म चीजों का यानी तत्कालिक तापांतर से बचें तो निश्चित रूप से आपके ब्रीथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और संक्रमण से ये बहुत कुछ आपको बचाएगा। आखिरी सवाल रह गया कि कब खत्म होगा। जी 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 आते हैं। हालांकि हम लोग एक लाइव डिबेट में हम इस चीज पर चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पुनः बताना है। मैंने पहले ही जो है इस बात को बताया था आपको सबको, और विभिन्न चैनलों ने दिखाया था, जैसे एबीपी में भी आया था, न्यूज नेशन में आया था, भारत समाचार ने भी दिखाया था कि 21 जून को सूर्य ग्रहण के बाद यह रोग बढ़ेगा। कारण क्या है? ग्रहण के कारण जो सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत समय लगेगा, और समय तब तक लगेगा जब तक सूर्य सिंहस्थ नहीं होगा। और सिंहस्थ अवस्था 15 अगस्त तक रहेगी आएगी, अर्थात 21 जून से 15 अगस्त तक का समय निश्चित रूप से कोरोना के बढ़ने का संकेत देता है। ठीक है, 15 अगस्त से 15 सितंबर स्टैग्नेटिंग कंडीशन आती है, यहाँ बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, परंतु निश्चित रूप से रफ्तार घटेगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बाद निश्चित रूप से जैसे ही केतु अपनी राशि छोड़ेगा, आपको कोई न कोई दवा या कोरोना के डीएनए में स्ट्रक्चरल वीकनेस आएगी और ये धीरे धीरे क्षमता समाप्त करेगा। अर्थात हम मेंटली ये तैयार रहें कि 15 अक्टूबर तक खुद को बचेंगे, अपने पड़ोसी को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे और अपने राष्ट्र को बचाएंगे। केयरफुल रहें। धन्यवाद पंडित जी। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के पैमाने हैं उनका पूरी तरह से पालन करते रहें, आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते रहें, ध्यान योग काढ़े का प्रयोग करते रहें, आध्यात्मिकता बनाए रहें, और साथ ही साथ जो निशुल्क रूप से सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो हमें बताता है कि कब कब आपके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है, निश्चित रूप से प्रयोग करें। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। हम कई बार व्हाट्सएप चलाते हैं और बहुत सारा समय अपने मोबाइल पे बिताते हैं, तो जरूर ही हम ऐसा करें, ये हमारी बेहतरी के लिए है और निःशुल्क है, पूरी तरह इस्तेमाल करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ज्योतिर्विद और एस्ट्रो साइंटिस्ट पंडित राजेश तिवारी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और कृतार्थ किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।